Hi students, we're gonna revise chapter number 8 from Contract Act, chapter number 8 जिसका नाम आप सारे जानते हैं Contract of Indemnity and Guarantee। बेटा ये चैप्टर आता है सेक्शन नंबर 124 से लेके 147 और ध्यान रखें इंडेमनिटी के सिर्फ दो सेक्शन है 124 एंड 125। तो ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, तो जो चीजें हमने पढ़ी हैं सारी की सारी आपके सामने भी आएंगी। कोई चीज आपसे मिस हुई हो प्लीज अपने हैंड रिटन में चाहे उनसे इंसर्ट कर लीजिएगा, ये जिम्मेवारी आपकी बनती है। देखिए 124 के अंदर हम पढ़ते हैं इंडेमनिटी की डेफिनेशन की स्वाभाविक है COI कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक कॉन्ट्रैक्ट है। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? इसे मैं कहता हूं तीन बातें हैं इसके अंदर। पहली बात है टू सेव अदर, किसी को सेव करना किस चीज से? फ्रॉम लॉस। और लॉस किसकी वजह से हो रहा है? कोज्ड बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिजर और एनी अदर पर्सन, चाहे प्रोमिजर की वजह से चाहे एनी अदर पर्सन। बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या आते हैं बेटा? इंश्योरेंस के, कि आग लग गई सामान सुमून आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए लाइफ इंश्योरेंस इसके अंदर नहीं आता। तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस होता है। जैसे आपको एक इलस्ट्रेशन जरूर आनी चाहिए, इलस्ट्रेशन का मतलब पता होना चाहिए। इलस्ट्रेशन का मतलब मैं एग्जाम्पल नहीं कहता हूं, इलस्ट्रेशन का मतलब है खुद लॉ के अंदर दी गई है। आपको इसी तरह का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है तो आप अपना आंसर कैसे लिख के आएंगे? द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन इलस्ट्रेशन गिवन अंडर सेक्शन 124। जैसे इस इलस्ट्रेशन में है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ए और बी के बीच में होता है, जहां कहा यह जाता है कि भाई सी कोई भी कानूनी कार्रवाई अगर करेगा किसके खिलाफ? बी के खिलाफ करेगा, तो ए कहता है कि भाई साहब आप टेंशन ना लें, वो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा उस लॉस से। तो देखिए यहां दो पार्टीज निकल के आती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इंडेमनीफायर, जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, और दूसरा जिसको प्रोटेक्शन मिल रही है उसके दो नाम है। इंडेमनिटी होल्डर कह लीजिए, मेनली ये वर्ड इस्तेमाल होता है, या इंडेमनीफाइड वर्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना सेक्शन के देखिए मैं एक चीज की बात और करूंगा, हमारे स्टडी मैट में दे रखा है कि अगर नुकसान होता है ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड, जिसे आप कह सकते हैं नेचुरल कैलामिटी वगैरह, या फिर खुद कंडक्ट ऑफ प्रोमिसिंग, मतलब आप अपना नुकसान खुद ही कर लेते हैं, तो आपको कोई लॉस की भरपाई नहीं होगी। कहने का मतलब है दिस इज नॉट कवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देन अंडर सेक्शन 125 बेटा जी इसके अंदर क्या आते हैं? राइट्स आते हैं किसके? इंडेमनिटी होल्डर के, कि इंडेमनिटी होल्डर को प्रोटेक्शन मिल रही है तो उसके हक क्या है? सिंपल एक कोड की है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सी का मतलब है कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग सूट, कि आपने केस किया या आपके ऊपर हुआ उसका सारा खर्चा आपको मिलेगा। डी से डैमेजेस जो आप कंपेल हुए टू पे इन अ सूट आपको देने पड़े। एस से सम्स, जिसका मतलब है किसी भी तरह से टोटल मनी कह लीजिए जो आपको सूट में देना पड़ा। इंपॉर्टेंट बात आप ये जरूर ध्यान रखें, देखिए अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके एसेंशियल हम जानते हैं, सारे के सारे कौन से लग जाएंगे? सेक्शन 10 वाले, जहां सेक्शन 10 में हम पढ़ते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। उसके बाद बड़ी बात क्या है? ये पॉइंट अलग से आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक लॉस जो है उसके होने की एक संभावना है, लेकिन वो अनसर्टेन है। तो कहने का मतलब है लायबिलिटी कब अराइज होती है? टाइम ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर, जब वो लॉस क्या हो जाएगा? सर्टेन, या उसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट। जैसे कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई साहब आपको 1 लाख रुपए का क्या देना पड़ेगा? ये डैमेजेस देने पड़ेंगे। देर आफ्टर बेटा जी स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंडर सेक्शन 126 से लेके 147। 126 में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर दो बातें हैं। पहली बात है टू परफॉर्म द प्रॉमिस, जो वादा किया है निभाया जाएगा, और डिस्चार्ज लायबिलिटी, मतलब किसी ने लोन लिया है मैं उसका पैसा दे दूंगा। तो ये किसका वादा या किसकी लायबिलिटी? ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। देखिए यहां तीन पार्टीज आती हैं, जो पार्टी मेनली लायबल है उसे कहते हैं पीडी प्रिंसिपल डेटर, और जिसको गारंटी दी गई है उसे कहते हैं क्रेडिटर, और जो गारंटी देता है उसे हम कहते हैं श्योरिटी। इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान रखिए, तीन पार्टीज हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी यहां कितने बनते हैं? तीन, एक पीडी एंड सी में, एक श्योरिटी एंड सी में। और ध्यान रखें श्योरिटी एंड क्रेडिटर में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और आप सारे जानते हो सेक्शन 10 में एक एसेंशियल निकल के आता है कंसिडरेशन, रेड विद सेक्शन 25, वरना हम कहते हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। यहां लगता है सेक्शन 127 जो कि कहता है, ये बन गया एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन, कि भाई श्योरिटी के लिए इतना ही काफी है, बेनिफिट टू पीडी इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। देन एक और इंपॉर्टेंट बात आती है,
पीडी एंड एस के अंदर भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ध्यान रहे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेटा जी। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इंप्लाइड, मतलब अदर देन बाय वर्ड्स। जैसे ही अगर पीडी ने डिफॉल्ट किया तो श्योरिटी को पैसे देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? क्रेडिटर को देने पड़ेंगे। लेकिन अब श्योरिटी के पास राइट है, वो ये पैसा रिकवर कर सकता है। किससे रिकवर कर सकता है? पीडी से कर सकता है। इसलिए हम इसे कहते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और ये बनता है बेटा जी सेक्शन नंबर कौन सा? 145। देयर आफ्टर 127 के बाद सेक्शन नंबर 128 आता है नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, कि श्योरिटी की लायबिलिटी का नेचर क्या है। देखिए पहली बात, उसकी लायबिलिटी को एग्जिस्ट करती है किसके साथ? पीडी के साथ। उसकी लायबिलिटी एक तरह से क्या है? सेकेंडरी है, क्योंकि पीडी का मतलब ही है उसकी लायबिलिटी प्रिंसिपल है, प्राइमरी डेटर है वो। लायबिलिटी कंडीशनल हो सकती है, जैसे आप एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं 5 लाख, जैसे आप एक टाइम फिक्स कर सकते हैं भाई मैं 2 महीने के लिए ही लायबल रहूंगा। तो एक तरह से लायबिलिटी आपकी क्या हो सकती है? लिमिटेड हो सकती है, कॉन्टिजेंट है, क्योंकि मे और मे नॉट। व्हाई? बिकॉज पीडी डिफॉल्ट करेगा तभी आपको क्या देने हैं? पैसे। आपकी लायबिलिटी ज्वाइंट एंड सेवरल है, मतलब आप इकट्ठे पीडी के साथ भी लायबल हैं, आप अकेले भी लायबल हैं। बढ़िया पॉइंट ये है कि भैया कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जब ड्यू डेट आई है तो जो सी मतलब क्रेडिटर है वो पीडी से पैसे लेने की बजाय आपके खिलाफ पहले पैसे की कार्रवाई कर सकता है। फर्स्टली प्रोसीड अगेंस्ट व्हाट? श्योरिटी कर सकता है। और ध्यान दीजिए श्योरिटी की लायबिलिटी तभी कमेंस होगी जब पीडी क्या करेगा बेटा जी? डिफॉल्ट करेगा। ये लायबिलिटी स्पेसिफिक भी हो सकती है और क्या हो सकती है? कॉन्टिन्यूअस हो सकती है। लेकिन उसके ऊपर जाए उससे पहले एक अच्छा पॉइंट याद रखिएगा, लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है। जैसे अगर मैं ये कहूं, मान लीजिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज है 500 रुपए का, तो आप 500 रुपए के लिए तो लायबल हो ही हो अगर एक्सेप्टर पैसे ना दे। लेकिन डिसऑनर पे आपने सुना होगा नोटिंग चार्जेस लगते हैं, उसके लिए भी आप लायबल हो गए। और अगले ने अगर डिले इन पेमेंट होने वाली है तो इंटरेस्ट के लिए भी लायबल आप रहेंगे। तो टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं इंसिडेंटल या रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए भी एज ए श्योरिटी आप लायबल रहेंगे, अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स। इसका मतलब है जब तक कुछ और ना लिखा जाए। सो टाइप्स ऑफ गारंटी में देखिए आप लेके चलिए, सेक्शन 129 है मेनली। कहता है कि गारंटी जनरली इसके अंदर बात की गई है कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इसी से एक चीज निकल के आती है, गारंटी में भी स्पेसिफिक, जिसका मतलब है एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ही आप क्या रहेंगे? लायबल। जैसे आप ये एक इलस्ट्रेशन देखिए, इस इलस्ट्रेशन में क्या था कि भैया सप्लाई करना था 5 बोरी सैक्स या बैग्स कह लीजिए ऑफ फ्लोर के। तो इसकी आपने गारंटी दी है 1 महीने के अंदर 5 बोरी जो आटा है। हुआ क्या, यहां पे प्रिंसिपल डेटर ने पैसे दे दिए, लेकिन उसके बाद फिर से 4 बोरियां दी गई हैं, तो क्या इसके लिए श्योरिटी लायबल रहेगा? नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन किस चीज का है? स्पेसिफिक गारंटी का है। जबकि कॉन्टिन्यूअस गारंटी का मतलब क्या होता है? फॉर अ सीरीज ऑफ व्हाट? फ्यूचर ट्रांजैक्शन। जैसे यहां पे 2 बढ़िया इलस्ट्रेशन है। एक जमींदार साहब ने अपने पास एक व्यक्ति रखा जो उसके बिहाफ पे रेंट कलेक्ट करेगा। तो देखिए रेंट दिमाग लगाइए, टाइम टू टाइम कलेक्ट करना होता है, तो ये गारंटी क्या हो गई? कॉन्टिन्यूअस हो गई। और नो डाउट चाहे कॉन्टिन्यूअस गारंटी, उसके ऊपर आप एक लिमिट लगा सकते हैं। जैसे यहां श्योरिटी ने लिमिट लगाई थी, सिर्फ वो कितने अमाउंट के लिए लायबल रहेगा? 5000। नेक्स्ट एक और बढ़िया इलस्ट्रेशन है, जहां पे चाय सप्लाई करनी थी, गारंटी दी गई है, आपने एक लिमिट लगाई 100 पाउंड्स। ये पाउंड्स है 100 पाउंड, लेकिन लिखा गया ये चाय कब दी जाएगी? फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम से पता चल गया गारंटी कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन आपने स्टिल एक लिमिट लगाई है 100 पाउंड की, तो इसलिए अगर 200 पाउंड का चाय दिया गया, डिफॉल्ट होता है, तो आप लायबल हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस गारंटी है। लेकिन आपकी लायबिलिटी कितने तक रहेगी? 100 पाउंड तक रहेगी। इसके बाद 130, 131 लेने से पहले देखिए हम एक अलग से सेक्शन लेते हैं 132, बाकी वो ऑर्डर में चलेंगे। 132 में क्या कहता है? लायबिलिटी है 2 लोगों की, 2 लोग लायबल हैं और दोनों की लायबिलिटी कौन सी है? प्राइमरी लायबिलिटी है। तो देखिए जब आपकी प्राइमरी लायबिलिटी होती है तो वो एक बड़ी लायबिलिटी है, सेकेंडरी लायबिलिटी तो बाद में आती है। इसलिए कहता है प्राइमरी लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर अरेंजमेंट है उन दोनों के बीच में, दैट वन शैल बी श्योरिटी फॉर अदर्स लायबिलिटी। बेस्ट इलस्ट्रेशन क्या है? देखिए अगर आप प्रोमिसरी नोट के मेकर हैं तो प्रोमिसरी नोट में आप जानते हैं मेकर की लायबिलिटी क्या होती है? प्राइमरी होती है। और मेकर क्या हो सकते हैं? जॉइंट भी हो सकते हैं, जैसे ए एंड बी, तो उन दोनों की पहले से प्राइमरी लायबिलिटी है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भैया कि जो ए है जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी, वो कहता है मैं साथ में क्या रहूंगा? मैं बी के लिए श्योरिटी भी रहूंगा, तो इससे कोई सेंस बनती नहीं है, क्योंकि श्योरिटी से सेकेंडरी लायबिलिटी बनती है, आपकी तो पहले से ही क्या है? प्राइमरी लायबिलिटी है। देखिए इसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये आता है, और ये है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। क्या श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से बच सकता है? देखिए 3 सिचुएशन है, 3 बड़ी सिचुएशन है जहां बच सकता है। पहला पॉइंट है बाय रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही बेटे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो सेक्शन 62
ये आता है नोवेशन। नोवेशन का मतलब है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खत्म और क्या आ गया, नया आ गया। तो हम बात करें पुराने कॉन्ट्रैक्ट वाली आपकी जो लायबिलिटी है विल कम टू एन एंड। और ये नोवेशन कैसे होता है, जब चेंज हो जाती है या तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में, या चेंज क्या हो जाता है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे हो सकता है लोन पहले 10 लाख का था 5 लाख का हो गया। देन 130 एंड 131 मैं ये कहूंगा दोनों सेम पैटर्न पे जाते हैं। यहां क्या है, एज ए श्योरिटी आप एक नोटिस देते हैं किसको, क्रेडिटर को, कि भैया मैं लायबल नहीं हूंगा। क्या कह देने से आप बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक गारंटी में तो बच ही नहीं पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट अगर हो चुका है। हाँ, कॉन्टिन्यूस गारंटी में ये एप्लीकेबल हो सकता है, और वो एप्लीकेबल किसके लिए होगा, फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होगा, राइट, जो ट्रांजेक्शन अभी नहीं हुई है। जैसे हम एक इलस्ट्रेशन की बात करें, यहाँ काफी सारे बिल ऑफ एक्सचेंज थे 50,000 रुपए तक के थे, लेकिन अभी उनमें से सिर्फ कितने एग्जीक्यूट हुए थे, 20,000 के। तो 20,000 के हुए हैं, बाकी अभी हुए ही नहीं है, तो आप अपनी गारंटी क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। 131 में है श्योरिटी की डेथ होगी, तो देखिए डेथ हो जाना है इटसेल्फ अमाउंट्स टू नोटिस, आपको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। सेम आंसर लगेगा, कॉन्टिन्यूअस गारंटी में लगेगा कि फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन अब आप लायबल नहीं रहेंगे, अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स, जिसका मतलब है अगर आपने साफ कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि मेरी मौत के बाद भी मैं लायबल रहूंगा, तो आप रहेंगे। हाँ, लेकिन जितने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं आपकी स्टेट, जिसका मतलब है प्राइवेट प्रॉपर्टी, डिजीज श्योरिटी की, वो लायबल होगी ही होगी। इसके बाद सेकंड हमारा हेडिंग आता है बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन, मतलब क्रेडिटर ने कुछ ऐसा किया जो नहीं था करना, या ओमिशन मींस नहीं किया जो उसे था करना, इसलिए श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो बेटा यहाँ 5 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मैंने लगा रखा है, 133 सेक्शन है। वेरियांस किया है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मतलब किसने, सी एंड पीडी ने, लेकिन किसको नहीं पूछा, श्योरिटी से नहीं पूछा। यहाँ 5 इलस्ट्रेशन है, ध्यान दीजिएगा। पहली 3 इलस्ट्रेशन मैं इसे कहता हूं ये गारंटी दी गई है आपके कंडक्ट की, आपके कैरेक्टर की, आपकी नौकरी की, यूं कह लीजिए। पहला क्या था, आप बैंक में मैनेजर बनते हैं, लेकिन हुआ क्या, आपको एक पावर दे दी गई ओवरड्राफ्ट देने की एज ए बैंक मैनेजर, लेकिन उसमें कहा गया ओवरड्राफ्ट अगर डूबा तो 1/4 आपको लॉस बेयर करना होगा। ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि वेरिएंस बड़ा है, इसलिए श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। सेकंड में क्या था, अगेन आप एम्प्लॉय एक बनते हैं, लेकिन एज ए एम्प्लॉय आपके बिहेवियर की गारंटी दी गई है। दरअसल आपको कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करनी है एक पर्टिकुलर एक्ट के मुताबिक, लेकिन अब वो लॉ क्या हो गया है, वो चेंज हो गया है। तो इसलिए चेंज हो जाने से अब आपकी ड्यूटीज पे बड़ा फर्क पड़ेगा, तो इसलिए श्योरिटी को बताना जरूरी है। नहीं बताया तो श्योरिटी क्या हो गया, डिस्चार्ज। थर्ड में क्या है, अगेन आप नौकरी कर रहे हैं, क्लर्क है, लेकिन आपको फिक्स सैलरी बन रही है, लेकिन अब आपको दिया जा रहा है कमीशन ऑफ सेल्स, तो आपकी ये सैलरी में चेंज किया गया है, वेरिएंस है, तो इसलिए श्योरिटी डिस्चार्ज। फोर्थ है, तेल सप्लाई करना था और लेकिन यहां पीडी एम्बैरेस्ड हो गया, मींस फाइनेंशियल पोजीशन उसकी खराब होगी, लेकिन सी एंड पीडी ने आपस में सेटिंग करी कि रेडी मनी में उसको तेल दे दिया जाएगा, मींस वो कैश देगा और तेल मिलेगा, और ये पैसा एडजस्ट कर लिया जाएगा ओल्ड डेट में। सो ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लोन देना था 1 मार्च को, लेकिन आपने वक्त से पहले ही 1 जनवरी को दे दिया, ये भी वेरिएंस है। लेकिन एक बड़ी बात ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, वो है ये केस MS अनिरुद्धन। इसको आप MSD महेंद्र सिंह धोनी के नाम से भी याद रख सकते हो, ऐसा MS क्योंकि वर्ड लिखा है, वर्सेस थॉमकोस बैंक लिमिटेड। इस केस में कहा गया अगर वेरिएशन सब्सटेंशियल नहीं है, या रादर यूं कह लीजिए बेनिफिट हो रहा है श्योरिटी को, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर लोन 25,000 से कम हो जाए 20,000, या रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से 5% हो जाए, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। 134 में क्या हुआ है, रिलीज या डिस्चार्ज कर दिया गया है पीडी को, किसने, क्रेडिटर ने। तो अगर पीडी नहीं रहा तो श्योरिटी भी नहीं रहेगा। यहां पे हमारे पास 3 इलस्ट्रेशन है। जैसे यहां पे पीडी एम्बैरेस हो गया था, लेकिन उसने क्या किया, क्रेडिटर को असाइन मतलब ट्रांसफर कर दी अपनी प्रॉपर्टी इन ल्यू ऑफ डेट। तो भैया आपने प्रॉपर्टी दे दी, बात उससे खत्म कर ली, तो एक तरह से पीडी गया, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो गया। सेकंड में क्या था, पीडी ने एक फसल उगानी थी इंडिगो क्रेडिटर के लिए, जिसके लिए पानी की सप्लाई खुद क्रेडिटर ने रोक दी, इसलिए श्योरिटी डिस्चार्ज। थर्ड में आपने एक मकान कंस्ट्रक्ट करके देना था, लेकिन जो क्रेडिटर है स्वाभाविक है उसको मटेरियल सप्लाई करना है, तो उसने सप्लाई नहीं किया। इसके बाद सेक्शन 135 जहां हम कहते हैं क्रेडिटर ने क्या की है, कंपाउंडिंग करी है पीडी के साथ में। कैसे करी है, या तो उसका टाइम ऑफ परफॉर्मेंस एक्सटेंड कर दिया गया है, या उसने कहा मैं आपके ऊपर केस नहीं करूंगा। लेकिन यहां एक्सेप्शंस आती हैं सेक्शन 135 में, जिसका मतलब है श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। 136 कहता है अगर ये एग्रीमेंट टू एक्सटेंड टाइम आपने किसके साथ किया, थर्ड पार्टी के साथ किया, पीडी के साथ नहीं किया। या 137 में है मेयर फॉरबियरेंस टू सी पीडी, जिसका मतलब है एक होता है केस नहीं करना, एक होता है डिले बाद में करना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 138 में है श्योरिटी एक नहीं है, ज्यादा है,
को श्योरिटी है, मान लीजिए 3 है, अगर एक को रिलीज कर दिया जाता है, ये नलिटी है बिकॉज इट इज एज गुड एज फ्रॉड। देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 139, यहां क्या है, क्रेडिटर ने कुछ ऐसा किया जिससे इंपेयरिंग, जिसका मतलब है इफेक्टिंग श्योरिटीज इवेंचुअल, या जिसे कहते हैं अल्टीमेट रेमेडी, श्योरिटी के हितों पे प्रभाव पड़ रहा है। अगेन 3 इलस्ट्रेशन हमारे पास। यहां पे क्या था, आपने कुछ कंस्ट्रक्शन करने के देनी थी क्रेडिटर के लिए, और आपको कहा था श्योरिटी ने कि पैसे किसमें दीजिएगा, इंस्टॉलमेंट में, लेकिन आपने एडवांस में क्या लीजिए क्या कर दी, पेमेंट कर दी। सेकंड में है कि अगर यहां पे क्या है, गारंटी के साथ साथ दिया गया था फर्नीचर कह लीजिए गिरवी रखा गया था एज ए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। तो नेचुरल आप फर्नीचर को बेच के रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन आपने फर्नीचर को नेग्लिजेंटली कौन से रेट पे बेचा, कम रेट पे बेचा, तो जितना नुकसान हुआ है उसके लिए श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। थर्ड इलस्ट्रेशन में अप्रेंटिस का मतलब है आप काम सीखने गए हैं, तो यहां पे आपके बिहेवियर की, आपके कैरेक्टर की फिडेलिटी जिसे हम कहते हैं गारंटी दी गई है, लेकिन साफ कहा गया था कि आपके ऊपर निगाह रखी जाए क्योंकि कहीं कैश लेके आप ना भाग जाएं, लेकिन उसने आप पे विश्वास किया, तो इसलिए अगर आपने निगाह नहीं रखी यहां पे तो श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। इसमें एक केस भी है, वैसे आप छोड़ भी सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सीआर राजा का, जहां बैंक के पास गिरवी रखा गया था स्टॉक, तो बैंक की तरफ से नेग्लिजेंस थी और उस स्टॉक में लगी आग, तो इसलिए यहां पे उतने अमाउंट के लिए श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। 5वां पॉइंट यहां निकल के आता है कि भैया अगर क्रेडिटर के पास क्या रखी गई है, कुछ सिक्योरिटी अलग से रखी गई है, तो जैसे पीडी डिफॉल्ट करता है तो क्रेडिटर की जिम्मेवारी है वो सिक्योरिटी किसको हैंड ओवर करवाए, श्योरिटी को करवाए। जैसे यहाँ पे 3 इलस्ट्रेशन है कि फर्नीचर मोर्टगेज किया गया था, लेकिन आपने मोर्टगेज डीड ही क्या कर दी, क्रेडिटर ने कैंसिल कर दी, या कोर्ट की तरफ से आपको डिक्री मिली हुई थी, मींस आपके फेवर में जजमेंट, लेकिन आपने उसे गिव अप कर दिया। तीसरी बढ़िया इलस्ट्रेशन है जहां गारंटी तो दी गई है, लेकिन गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होने के बाद सिक्योरिटी दी गई है आफ्टरवर्ड्स, तो दैट मीन्स गारंटी देते समय एज ए श्योरिटी आपको पता ही नहीं कोई सिक्योरिटी भी है, तो यहां पे उस लॉस हो जाने से आप डिस्चार्ज नहीं होंगे। लास्ट बेटे हेडिंग हमने पढ़ा था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। इनवैलिड की वजह क्या है, पहले सेक्शन है 142 में मिस रिप्रेजेंटेशन, जिसका मतलब है कुछ चीजें गलत बताई गई हैं, और 143 में कंसीलमेंट, जिसे आप कह सकते हो फ्रॉड किया गया है। जैसे यहां पे 2 बढ़िया इलस्ट्रेशन है, जैसे आप एक कलर के एम्प्लॉय थे लेकिन आपने कुछ मिस एप्रोप्रिएशन करी, अब क्रेडिटर ने कहा जाइए मैं आपको नहीं रखूंगा जब तक आप अपने कंडक्ट की कोई गारंटी ना दें, तो यहां पे एम्प्लॉयर की एक जिम्मेवारी थी कि वो श्योरिटी को ये पास्ट कंडक्ट उसका बताता, इसलिए वो फ्रॉड है, कंसीलमेंट है, तो श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। देन एक और इसमें इलस्ट्रेशन आती है कि पीडी और सी ने प्राइवेटली एग्री कर लिया कि भाई गुड्स अब पीडी को दी जाएंगी एट ए प्राइस हायर देन व्हाट मार्केट प्राइस, तो ये बहुत बड़ी चीज होगी, आप श्योरिटी को नहीं बता रहे हैं, ये फ्रॉड करने वाली बात हो गई, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या रहेगा, इनवैलिड। 144 में है फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू ज्वाइन, जैसे आपको बताया गया था कि आपके अलावा 3 और को श्योरिटी हैं, तो उनमें से एक भी अगर नहीं आएगा तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये केस भी था बैंक ऑफ इंग्लैंड वर्सेस ब्रैकनबरी। देर आफ्टर हमारे पास इस पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे आखिरी प्रश्न आता है श्योरिटी के हकों पे। उसका हक है अगेंस्ट, सबसे पहले है पीडी के खिलाफ, ये 2 सेक्शन है 140 एंड 145। तो आपके प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ पहला क्या राइट है, देखिए 140 कहता है जैसे ही पीडी ने डिफॉल्ट किया श्योरिटी को पैसे देने पड़े, तो अब श्योरिटी जो है वो बन जाएगा पीडी के लिए क्या, क्रेडिटर, मतलब राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, श्योरिटी इज नाउ इन्वेस्टेड या कह लीजिए गिवन विद ऑल राइट्स विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट पीडी, राइट। और 145 मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये एक इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या है, इंडेमनिटी है, कि जैसे ही पीडी डिफॉल्ट करेगा श्योरिटी को पैसे देने पड़े तो श्योरिटी ये पैसे रिकवर कर सकता है, किससे, पीडी से रिकवर कर सकता है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, बढ़िया पॉइंट है कि उसको रिकवरी किस चीज की होगी, जो भी उसने राइटफुली पैसा दिया है, रॉन्गफुली जो दिया है उसके लिए उसको पीडी के खिलाफ राइट नहीं मिलेगा। जैसे बढ़िया 3 इलस्ट्रेशन है, बहुत तरीके से लेके चलिएगा। जैसे पहली इलस्ट्रेशन क्या है, यहां पे क्या होता है, श्योरिटी के पास रीजनेबल ग्राउंड्स थे कि भाई क्रेडिटर गलत आदमी है, तो उसने श्योरिटी को पैसे नहीं दिए, रीजनेबल ग्राउंड थे। अब क्रेडिटर ने क्या कर दिया, केस कर दिया, और कोर्ट ने क्रेडिटर के फेवर में जजमेंट दी, तो श्योरिटी को पैसे देने पड़े। मान लीजिए उसे 1000 रुपए का डेट था, 1000 देने पड़े,
प्लस थोड़े एक्सपेंसेस 200 रुपए कॉस्ट कह लीजिए वो देने पड़े, तो 1000 की बजाय 1200 देने पड़ गए। प्रश्न, क्या आप पीडी से 1000 ले पाएंगे या 1200? द आंसर इज पूरे 1200 ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए वो राइटफुली किया है, क्योंकि यहां आपके पास क्या थे? रीजनेबल ग्राउंड्स थे। लेकिन अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है तो बिना मतलब में 200 रुपए का जो कॉस्ट और हो गया, आप इसकी रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तीसरी एक इलस्ट्रेशन और आती है कि मान लीजिए क्रेडिटर ने कुछ चावल देने थे और मान लीजिए 2 लाख रुपए के देने थे चावल, और दिए गए हैं चावल 2 लाख से कम के, लेट्स से 1.5 लाख रुपए के दिए गए हैं। लेकिन पीडी के डिफॉल्ट करने पे क्रेडिटर क्या है, वो श्योरिटी से 1.5 लाख की बजाय 2 लाख रुपए ले गया। तो प्रश्न यहां ये निकल के आता है कि अब श्योरिटी पीडी से कितने पैसे ले पाएगा, क्या 2 लाख या 1.5 लाख? द आंसर ध्यान रखिएगा कितना है, आप 1.5 लाख ही रिकवर कर पाएंगे। इसके बाद श्योरिटी का राइट आता है अगेंस्ट क्रेडिटर, जो हमने पहले ही पढ़ा था, 141 पहले ही पढ़ाए थे कि जितनी उसके पास सिक्योरिटीज है उसे हैंड ओवर करनी है। किसको? उसे ये हैंड ओवर करनी है श्योरिटी को। अब बिना सेक्शन के 2 पॉइंट और भी हैं इसके अंदर, ये भी देख लीजिए। ये अगेंस्ट ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर आपका राइट है, राइट ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या है? मान लीजिए क्रेडिटर को हमने 1000 रुपए देने हैं लेकिन पीडी ने उससे 200 लेने भी हैं, तो इन दैट सिचुएशन ऐसे श्योरिटी के क्या आपको 1000 देने पड़ेंगे? नहीं, आप उसे सेट ऑफ का मतलब आप एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ 800 रुपए ही देने की आपको आवश्यकता है। ये बिना सेक्शन के पॉइंट है, स्टडी मैट से है, इसलिए चलिए हमें थोड़ा देखना जरूरी है। अगला पॉइंट, अच्छा अगेन कोई यहां पे सेक्शन नहीं है, बिना सेक्शन के है, ये राइट टू शेयर रिडक्शन। इसका मतलब क्या है? सिंपल लेके चलिए कि मान लीजिए पीडी हो गया इंसॉल्वेंट और लेट्स से पीडी ने देने थे 1000 रुपए और इंसॉल्वेंट होने से उसकी प्रॉपर्टी बेच के सिर्फ रिकवरी होती है 400 रुपए की। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, एज ए श्योरिटी आपको 1000 रुपए पूरे के पूरे भरने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पीडी के लिहाज से देखें तो वो सिर्फ कितना दे पाएगा? 400। तो इसलिए अगेन श्योरिटी का राइट है टू शेयर रिडक्शन, उसे उतना ही पैसा देना है जितना वो पीडी दे सकता है। तो आप भी कितने के लिए लायबल रहेंगे? 400 के लिए। आखिरी हमारा राइट आता है अगेंस्ट को श्योरिटी, जिसके ऊपर पहले भी हम पढ़ाए थे 138 कि किसी एक को श्योरिटी को रिलीज किया जाता है, वो नलिटी है, जिसका मतलब है एज गुड एज नथिंग। 146 बहुत बढ़िया है कि को श्योरिटीज हमेशा लायबल कैसे रहेंगे? इक्वली रहेंगे अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स, जिसका मतलब हो गया जब तक कुछ अलग ना लिखा हो आप इक्वल लायबल रहेंगे। जैसे ये इलस्ट्रेशन है, 3000 रुपए देने थे, 3 को श्योरिटी है, तो आपकी रेशियो क्या रहेगी? 1:1:1। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि आपकी रेशियो रहेगी ये, राइट, 1/4, 1/4 या 1/2, तो उस रेशियो में हम बांट के देंगे। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि को श्योरिटीज लायबल है इक्वली फॉर द सेम डेट है, चाहे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट सेम एक ही रखा गया है या क्या किए गए हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रखे गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं होगा। ना ही इससे फर्क होगा कि उनको किस और को श्योरिटी के बारे में पता है या नहीं, क्योंकि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट था, विद और विदाउट नॉलेज ऑफ ईच अदर। देन 147 कहता है को श्योरिटी इज बाउंड इन डिफरेंट सम्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसके लिए सिंपल आप मेरा ये एग्जांपल देखिए। मान लीजिए 3 को श्योरिटी है एबीसी, और लेट्स से डिफरेंट सम्स का मतलब आपने गारंटी दी 50 की, इसने दी है 30 की, इसने दी है 20 की, एंड लेट्स से लायबिलिटी अराइज होती है ओनली 45। तो आप सोच रहे होंगे 45 को हम ब्रेक करेंगे 5:3:2 के रेशियो में। गलत आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा। आप इसे इक्वल रेशियो में ब्रेक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 147 यही कहता है कि चाहे आप बाउंड हैं डिफरेंट सम्स में, यू आर लायबल टू पे इक्वली एज फार एज द लिमिट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट्स, राइट। तो इसलिए जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है उस तक आप इक्वल रहेंगे। जैसे यहां पे फिर हम देखते हैं, तो ये जब हमने 45 को ब्रेक किया तो किसी की भी लिमिट एक्सीड नहीं करी। लेकिन यहां देखिए, लेट्स से अगर मैं 70 ले लूं, 70 को मैं इक्वली ब्रेक करूं तो 23.3 निकल के आता है, लेकिन सी की लिमिट कितनी है? 20। तो इसकी यहां मैक्सिमम लिमिट लगी, इसको 20 दे दो, पीछे कितना बच गया? 50 को इन दोनों में हमने इक्वली ब्रेक कर दिया 25। तो इस ढंग से आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद बेटा जी इस चैप्टर में हमने अपना आखिरी प्रश्न लिया था, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जहां मैंने एक कोड की दी थी आपको, डोंट मेस विद मी। पीसी लो कब लो? जब आप क्या होंगे? कॉम्पिटेंट होंगे और आपको राइट होगा टू सू थर्ड पार्टी। जहां सिंपली पहले देखिए मीनिंग वगैरह ये सारे हमने सेक्शन 124 एंड 26 में पहले पढ़ लिया। पार्टीज की बात करते हैं, इंडेमनिटी में 2 होती हैं, जबकि यहां कितनी होती है? 3। पार्टीज का नाम भी देखिए बता रखा है, जिसे हम पार्टीज के नाम को दरअसल इंग्लिश में एक वर्ड क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। कॉन्ट्रैक्ट यहां 1 है, यहां 3 है। लायबिलिटी का नेचर क्या है? इंडेमनिटी में आपकी लायबिलिटी प्राइमरी थी, जबकि यहां क्या है? सेकेंडरी है। इंडेमनिटी में ऑब्जेक्ट क्या था? प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस था। यहां क्या है? एक एडिशनल सिक्योरिटी मिल रही है क्रेडिटर को कि पीडी से भी लेने हैं लेकिन वो श्योरिटी से ले सकता है।
टाइम ऑफ लायबिलिटी क्या है? ऑब्वियसली इंडेमनिटी में तभी होगा क्योंकि वहां हमने कहा था एसेंशियल में अनसर्टेन इवेंट है, जब वो इवेंट क्या हो जाए, सर्टेन। जबकि यहां पे ऑलरेडी लायबिलिटी क्या है, इन एग्जिस्टेंस है, लेकिन श्योरिटी की लायबिलिटी कब बनती है? जब पीडी क्या करेगा, डिफॉल्ट। इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइज करना, मतलब व्हेन द लायबिलिटी टेक्स प्लेस। कॉम्पिटेंसी, बहुत बढ़िया यहां पॉइंट आपने ध्यान रखना, ये स्टार पॉइंट है। देखिए यहां तो दो पार्टियां, दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखिए मैंने कहा था सी एंड एस के बीच में है, तो इसलिए अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि पीडी माइनर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सी एंड एस की आपने कॉम्पिटेंसी देखनी है। लास्ट में है राइट टू स्यू थर्ड पार्टी। देखिए इंडेमनीफायर प्रोटेक्टर था, उसको तो कोई राइट नहीं है, उसे तो पैसे भरने पड़ेंगे, लेकिन यहां हम क्लियरली पढ़ के आए श्योरिटी को अगर पैसे भरने पड़ गए, वो पैसे किससे ले सकता है? पीडी से। और हमने 140 में तो साफ कहा था ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ व्हाट, क्रेडिटर। मतलब अब वो पीडी के लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। और अलग से सेक्शन आप 145 भी यहां कोट कर सकते हैं। तो बेटा ये जितना मैंने पढ़ाया था फास्ट आपको एक बार रिवीजन दे दिया। होप सो कि आप अपने हैंड रिटन से इस तरह से आपको कुछ यूटिलिटी मिले। थैंक यू।